हेलो क्लास 10th NIS स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज की जो वीडियो है चैप्टर्स वो आप देख सकते हैं, ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से 20 MCQs लेकर आया हूँ। जो पूछा जा सकता है मैक्सिमम वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ 13 दिन रह गए। 13 दिन इस महीने को ख़त्म होने में, और 13 दिन के अंदर आप भी जानते हैं कोई तैयारी बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकती। अगर अभी भी आप लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं किसी शुभ मुहूर्त का पढ़ने के लिए, तो 13 दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि तकलीफ़ ना हो बाद में। तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। पहला सवाल ये है और इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती एग्ज़ाम के अंदर, जैसे कांग्रेस के ऊपर तो पक्का है कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कांग्रेस से सवाल आते हैं क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया की, और सबसे पुरानी पार्टी होने का फ़ायदा भी ये मिलता है कि इसके बहुत लंबे इतिहास में बहुत सारे ऐसे नेता भी आए हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, है ना। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की एक अलग ही वैल्यू थी अगर हम स्टार्टिंग से माने तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कांग्रेस की नींव रखी गई थी वो रखी गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। कौन? A.O. ह्यूम। ठीक है, इन्हें संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये मान लो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि इस सब में अपने उससे क्या बोलते हैं, ये सब में ऐसे थे कि A.O. ह्यूम जो थे वो एक प्रॉपर मेरिट वगैरह या कहीं के SHO वगैरह थे, मतलब हेड थे वहाँ के। एंड देन उसके बाद ये देहरादून गए थे, शिमला की तरफ। उसके बाद इन्होंने ये जॉब छोड़ दी अपनी, और उसके बाद इन्होंने एक पार्टी का आयोजन करने का प्रयास किया, और उसी पार्टी के आयोजन में इन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की। इसका मूल उद्देश्य स्टार्टिंग में ये था कि बस अंग्रेज़ों तक उनके जो भी सवाल हैं उन्हें पहुंचाना है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का। उनसे लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, उनसे वाद विवाद नहीं करना, बट यह है कि अपनी बातों को पहुँचाना, इंडियंस की बातों को रखने का काम सबसे पहले इन्होंने दिमाग में रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रही है, बट फिलहाल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 1885। कब हुई है? 1885। 1885 में जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना को हम देखते हैं, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी, और आप पहले हेड का नाम बताइए मुझे, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके वो बताइए। तो स्टार्टिंग में तो मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बहुत अच्छी थी, फिर बाद में नरम दल गरम दल यानी मॉडरेट एंड लिबरल दो तरह के लोग आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनका मामला ख़राब कर दिया। बाकी तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बहुत अपने पॉइंट पे थी, पीक पॉइंट पे थी, जहाँ से उन्होंने अपना 1900 तक आते आते सिर्फ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ऐसी थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकती थी। उसके बाद से बहुत सारी पार्टीज आई हैं और उन्होंने हिंसा का सहारा भी लिया, मगर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया पूरी पार्टी ने, क्योंकि उनको डर था कि पार्टी ना टूट जाए, है ना, पार्टी को इलीगल ना मान दे। आज भी होता ना, अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ है, हिंसा पे उतर आए, तो जाहिर सी बात है उसको उस पार्टी को तो निलंबित कर दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आप सोच सकते हैं। आप कम्युनिस्ट पार्टी कितनी पुरानी पार्टीज में से एक थी, मगर वो भी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो हिंसा पे उतर आए। तो हिंसा पे उतर आओगे तो आपको आतंकवादी घटनाओं से जोड़ दिया जाएगा, और जब आतंकवादी घटनाओं से जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या करेंगे, हाँ, तो वो पार्टी पूरी तरह से क्या होगी, निलंबित हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? टेक टाइम, समय लो और बताओ बंगाल विभाजन कब हुआ। इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? कौन से साल में हमें बंगाल का विभाजन देखने को मिलता है, बताइए। तो बंगाल के विभाजन की जब हम बात करते हैं प्रॉपर, तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। क्योंकि मैंने कहा था अंग्रेज नहीं संभाल पा रहे थे इतना बड़ा बंगाल, तो उन्होंने कोशिश की कि इसको क्यों ना तोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? इसे तोड़ दिया जाए। तो इसीलिए तोड़ने के का जो उद्देश्य था वो 1904 में इन्होंने प्रस्तावित किया था, आगे बढ़ाया था। बट कहीं ना कहीं तकलीफ़ उनको हुई। तकलीफ़ ये हुई कि जनता ने इसके खिलाफ प्रतिरोध जताया और एक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और
नॉन मतलब स्वदेशी, आप लोग बताइए स्वदेशी आंदोलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट। ठीक है चलो कोई नहीं, हिंदी में आएगा। स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है, और वैसे कई जगह पे वो इंग्लिश में भी स्वदेशी लिख देते हैं ऐसे करके, स्वदेशी, ठीक है, ऐसे करके स्वदेशी मूवमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट आप बता देंगे, बताइए। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट है ना, ये 1905 में हुआ था, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। स्वदेशी मूवमेंट की जब बात होती है स्टार्टिंग में, तो ये शुरू होता है 1905 में। ये 19वीं शताब्दी के स्टार्ट की बात करता हूँ। यहाँ से स्वदेशी मूवमेंट ऐसा लंबा, मतलब इतना बड़े पैमाने पे आ गया इंडिया के अंदर कि फाइनली उनको घुटने टेकने पड़े अंग्रेज़ों को इनके सामने। क्लियर, चलो थर्ड क्वेश्चन 1905। देखो अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और किसने कहा कि मैं लेकर आऊँगा? ओके, सो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? बताइए। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी का, तो आप लोगों को पता ही है क्या है। महात्मा गांधी ने लास्ट में दिया करो और मरो, और हिंसा के लिए हिंसा के खिलाफ बात की उन्होंने, अहिंसा परमो धर्म कहा करते थे वो। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस का था दिल्ली चलो, इनका याद रखना, सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो है ना, दिल्ली चलो। जवाहरलाल नेहरू का ना, इनका बांधों को लेकर था, बांध जो होते हैं, बांधों को मंदिर कहा गया। अगर 1 नंबर में आ जाए कि किसने बांधों को मंदिर कहा, तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बट हम अभी बात करने जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक भी बोलते हैं इन्हें शॉर्ट में। और बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड मैं उसे लेकर आऊँगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। एंड जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1 नंबर में है, पूछ सकता है, तो हमें इस पर पूरी तरह से शिकंजा बनाए रखना है अपना। बताइए जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ बताइए। When did the जलियांवाला बाग मास्कर टेक प्लेस? ठीक है, तो जलियांवाला बाग जब 1915 में तो महात्मा गांधी आए थे, तो उस समय तो ऐसा नहीं हुआ कोई कांड। हाँ तो गुड, आपको पता चल गया होगा। 1915 के बाद जो अगली डेट है वही है। ठीक है चलो, तो 1919 लिखा हुआ है, 1919 के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग। ठीक है, डेट आप लोग नीचे कमेंट में मेंशन करेंगे, डेट और मंथ। फिलहाल इसका मैं बता दूं, बैसाखी थी, मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ को काला कानून कहा जाता है। ठीक है, और मार्शल लॉ के तहत यह था कि ज़्यादा लोग अगर झुंड बना के दिखते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मार्शल लॉ तो लोगों को पता ही नहीं था ये क्या होता है। सब अपनी बैसाखी को मनाने के लिए एक जगह पे एकत्रित हुए, जिसे कहा गया जलियांवाला बाग। और फिर जलियांवाला बाग के अंदर ही इस इंसिडेंट को पूरी तरह से, मतलब इस इंसिडेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन करते हैं? जनरल डायर करता है, और जनरल डायर के द्वारा ही क्या देखने को मिलता है हमें? हाँ, ये मासेकर देखने को मिलता है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या किया, चारों तरफ से सारे गेट बंद करवा दिया। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जिसमें ना जाने कितने सैकड़ों मासूम लोगों की डेथ हो गई, जो कि बहुत निर्धन था जो भी था। और उसमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जितने भी बड़े लोग थे, सब ने उसका क्या किया, प्रतिरोध जताया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने अपनी हिंद केसरी की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे फिलहाल आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन से मंथ में हुई, डेट और मंथ मेंशन करना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जलियांवाला बाग कब और कहाँ हुआ। चलिए भाई, अगला साइमन कमीशन भारत कब आया? ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर आया हूँ।
तो आप लोग मुझे बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया? व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? ऑप्शन है 1919, 1927, 1935 या 1942। चलिए बात करते हैं। तो 1919 में तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया क्या हुआ था, जलियांवाला बाग। 1919 जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग 1919। कोई पूछे तो बता देना, जलियांवाला। 1935 में भारतीय संविधान आता है, अंग्रेज लेकर आते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीय संविधान लेकर आए, जैसे माना नहीं किसी ने भी। भारतीय संविधान आता है और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, याद आया? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो एक ही डेट रह गई जब साइमन कमीशन के आने की, तो वह है 1927। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है साइमन कमीशन के लिए, क्योंकि इंडिया का कोई भी इंसान उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इसी के बीच में उन्होंने जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे क्या कर दी, हाँ, लाठीचार्ज कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। एंड देन उसके बाद जो हिंसक प्रतिक्रिया थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है और कई एरिया में, कई जगहों पर हमें हिंसक घटनाएं भी देखने को मिलती है ड्यू टू वो जो लाठीचार्ज किया उसके अंदर इतने बड़े नेता का मरना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए बड़े से बड़े नेता ने इसका इसका एक खेद व्यक्त किया। तो मगर क्या था, मगर अंग्रेजों के पावर के सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था, है ना। चलिए 6 क्वेश्चन है हमारे सामने। 1927 के असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किस वर्ष लॉन्च किया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बताइए। अभी मैंने आपको बताया, देखो ये तो गोलमेज सम्मेलन 1930, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1919 अभी हमने बताया जलियांवाला बाग, जलियांवाला। अब एक ही बचा है 1920। 1920 इज द लास्ट एंड द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज अभी मैंने आपसे बात की कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके खिलाफ हुआ था, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, वो भी किस घटना को लेकर, आपका जलियांवाला बाग को लेकर, ठीक है। और इसके अलावा 1-2 घटनाएं और भी थी, मगर ये मेन कारण था जलियांवाला बाग को लेकर इन्होंने ये घटना शुरू की। और जलियांवाला बाग के तहत असहयोग आंदोलन अपने टॉप पे चला गया था 1920 के बाद ही। सबको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, मगर वो जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण गांधी जी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए कि भैया आपको बोला था हिंसा मत करो, मगर आप लोगों ने हिंसा किया, जो कि बहुत गलत चीज़ थी, है ना। क्योंकि हिंसा से आप कुछ नहीं जीत सकते, ये गांधी जी का मानना था कि हिंसा से आप नहीं जीत सकते हो। ये सच भी था। आप एक बार सरकार के खिलाफ तो नहीं लड़ाई कर सकते हो, सरकार के पास मिलिट्री है, पावर है ना। आप उनसे कैसे, आप उनसे बातें बनवा सकते हो अपनी बातों को रख के, मगर आप उनसे ये कहोगे नहीं हिंसा के साथ, तो फिर वही जीतेंगे, है ना। अगला था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? वो गेव द स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए सुभाष चंद्र बोस का क्या था? दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली चलो। भगत सिंह का क्या था? भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद। सरदार पटेल का, वो तो गृह मंत्री थे यार, वो तो उनका तो काम था यूनिटी, एकता को बनाए रखना। तो बस एक ही इंसान है, महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसके लिए अगर हर इंसान को घर से निकलना पड़े तो वो भी ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर निकाला। नॉट महात्मा गांधी, सारे नेता जितने भी थे उस समय के। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? या एक तो इंडिया की जो CBSE का जो NCERT फॉर्मेट है, सबको पता है NCERT फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा नाम एक ही है, महात्मा गांधी। हमारे देश के अंदर सिर्फ महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई है और किसी ने आज़ादी नहीं दिलाई, जिस तरीके से किताबों में लिखा गया, सिर्फ महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी, है ना। तो फिर महात्मा गांधी लिख लो तुम भी। दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले भी तो महात्मा गांधी है। वो लीड, जैसे ना कभी भी कोई भी आंदोलन होता है ना, कोई एक व्यक्ति की वजह से आंदोलन नहीं चलता, आंदोलन चलता है हर एक व्यक्ति के बिहाफ पे। हर एक घर के जो नॉर्मल इंसान होता है ना, वो भी अगर सड़क पे खड़ा है ना उस आंदोलन में, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी होनी चाहिए बाकी जितना लीडर की इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना लीडरशिप पे मूवमेंट नहीं चल सकता, समझ में आता है, मगर बिना लोगों के कोई लीडर आगे नहीं चल सकता, ये भी हम सब जानते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। 9th है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी सबसे पहले आपसे पूछा था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बताइए। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले थे, मगर पहले मुस्लिम थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी आए नहीं थे उस समय, 1915 में तो महात्मा गांधी भारत में आए, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए, है ना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस समय 16 साल के थे,
जिस समय कांग्रेस बनी है उस समय महात्मा गांधी 15-16 साल के थे। 15-16 साल में क्या लीडर बना दिया जाएगा उन्हें? अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इन दोनों में से एक हो सकता है। वैसे नीचे वाला राइट आंसर है इसका। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था उनका पहला अध्यक्ष। ठीक है, इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज़्यादा गर्म नहीं थी। इसके बाद गर्माहट देखने को मिलती है अलग अलग। ओहो, सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA फॉर्म्ड? भारतीय क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ? 1919, 1928, 1935, 1942। गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अगर पूछ लिया जाएगा तो आपसे आप बता नहीं पाएंगे, मुझे लगता है जहाँ तक। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो 1928 कर देना, परफेक्ट आंसर है 1928। ठीक है, बाकी आज के 10 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगले 10 क्वेश्चन कल की वीडियो में हम देखेंगे आगे के। ठीक है, और इस तरीके से हम एक एक चैप्टर के टॉप 20 MCQ लेकर आएंगे ना, तो भी पेपर में उनमें से आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कोई नया सब्जेक्ट कराना है वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।